सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं ना। किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी सर। क्या पूछना बताइए। सर, मेरे को ये जानना है, कल आपने कहा था कि ना राशि जो है वो हाँ। होती क्या है, मतलब अब एक्चुअल में क्या राशि है, मतलब कैसा? राशि जो होती हैं, हाँ हाँ। जितनी भी हमारी 12 राशि हैं, 12 राशियां हैं क्या, मतलब आपने कल जो उसमें अच्छा, मीटिंग में बोला राशियों के जो था। नाम बताए हैं। हाँ, ये अब एक्चुअल में है क्या, मतलब अच्छा अच्छा सौर अच्छा। मंडल में। हाँ अ- अच्छा, मतलब ये जानना चाहते हैं आप कि ये जो राशियां हैं ये क्या है? हाँ जी। हाँ, राशि नक्षत्र ये सारी चीजें क्या हैं? स्टार्स हैं, कॉन्स्टलेशंस हैं। हाँ, यही वर्ड जो हाँ आपने बोला है ना, इसका हाँ हाँ। हिंदी मीनिंग क्या है सर, ये मेरे को समझ में नहीं आया। कॉन्स्टलेशन को ही नक्षत्र कहते हैं एक्चुअली। कॉन्स्टलेशन नक्षत्र। और ये जो राशियां हैं ना, हमारे जो जॉडियक सिस्टम है उसमें जो काल्पनिक रेखाएं हैं, कभी आप इसको सर्च करके देखिएगा। तो उसके अकॉर्डिंग इनका डिस्ट्रीब्यूशन, इनके हाउस का डिस्ट्रीब्यूशन, राशियों का प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें हैं उसमें। ठीक है। आप इसको खुद सर्च करके पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, थियोरेटिकल पार्ट है। ठीक है। ठीक है। जैसे नक्षत्र होते हैं ना, उनके चित्र भी होते हैं, उनका सिंबल भी होते हैं। फॉर ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, आपने स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी का आइकन देखा होगा। क्या बना हुआ है उसमें? कौन सी सर? स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी व्हाट्सएप ग्रुप का जो आइकन बना हुआ है, हाँ उसमें क्या हाँ। बना हुआ है? देखा आपने? कभी ध्यान ही नहीं दिए। ध्यान देना और उसको नक्षत्र में ढूंढना, फिर आप मेरे को बताना, ठीक है? ठीक है। नित्या। मैडम आप बताएंगी? मेष राशि है शायद ना सर। कौन बोला? प्रशांत। मेष राशि है शायद सर। मेष राशि। और कोई बताना चाहेगा? नित्या मैडम। फिर मेरे को भी यही लग रहा है, मेष राशि का सिंपल। चलिए मैं नक्षत्र हिंट दे दिया, नक्षत्र है वो। मृगशिरा नक्षत्र है वो। मृगशी। अच्छा, मृगशिरा, ओके। ठीक है। सॉरी, हम लोग राशि में चले गए, सॉरी सर। नहीं नहीं, ठीक है, मैं समझ गया। मृगशिरा नक्षत्र का वो सिंबल है। ठीक मृगशिरा। है। ठीक। तो वो मैंने क्यों लगाया होगा, इसका लॉजिक बताइए। सर, आपकी आपका बर्थ। नक्षत्र होगा। वेरी गुड। जन्म नक्षत्र। मेरा बर्थ जो है वो मृगशिरा नक्षत्र में हुआ। मृगशिरा नक्षत्र। ठीक है। मैं जब ये बना रहा था ग्रुप तो मैंने बोला कुछ यूनिक डालूं, तो दिमाग हम्म, में नहीं आ रहा था। तो मैंने बोला चलो ये नक्षत्र की फोटो डाल दो। चलिए। ठीक है, ये इसलिए बताया नॉलेज के लिए, है ना? हाँ। मैं एक फॉर्मूला याद रखिएगा, जितना मुझसे पूछेंगे उतना ज्यादा आपको डिलीवर करूंगा मैं, ठीक है? और जो नहीं बनेगा वो बता दूंगा। एक सेकेंड, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। चलिए, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाँ जी। हाँ सर। हाँ सर। कुछ चीजों को हम नॉर्थ इंडियन स्टाइल में समझेंगे, वो हमें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है? हमारा उद्देश्य चीजों को समझना है। जिस विधि से वो हमें जल्दी समझ में आए वो विधि हम अडॉप्ट करना है, ठीक है? आज का टॉपिक है भावात्म भाव सिद्धांत। ओके। ठीक है ये सर। सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कृष्णमूर्ति पद्धति में आपको जितने प्रकार के क्वेश्चन आएंगे उनको पूरे 12 घरों में ही ढूंढना है। तो 12 घरों में उसको कैसे ढूंढना है, वो भावात्म भाव सिद्धांत वहां पे हमारी मदद करता है। ओके, क्लियर है? स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाँ सर। चलिए मैं यहाँ पे एक कुंडली बना रहा हूँ, 5 6 7। ठीक है। अभी हम सिग्निफिकेटर्स अलग से पढ़ेंगे। कौन सा हाउस क्या सिग्निफाई करता है, कौन सा प्लैनेट क्या सिग्निफाई करता है। केवल हम भावत भाव सिद्धांत को समझने के लिए कुछ सिग्निफिकेटर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये जो फर्स्ट हाउस, ये हाउस है ना, हाउस नंबर 1 है। ठीक है, ये भी लिख देता हूँ मैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 4, हाउस नंबर 5, ये हाउस नंबर 6 है, ये हाउस नंबर 7 है,
ये हाउस नंबर 8 है, ये हाउस नंबर 9 है, ये हाउस नंबर 10 है, हाउस नंबर 11 है, हाउस नंबर 12। ओके, देखिए ये आप है, ये कौन है? आप है, ठीक है। ये आपकी माता है, ठीक है। ये आपके पिता हैं, ये आपका छोटा भाई, छोटा भाई ऑब्लिक बहन, ये जो है बड़ा भाई या बड़ा बहन, ठीक है, भाई ऑब्लिक बहन, ठीक है। मैं ये रिलेशनशिप को इसलिए यूज कर रहा हूं, इससे आप भावत भाव सिद्धांत को बहुत आसानी से समझ में आएंगे, क्योंकि इसको कोरिलेट करना बहुत ही सरल है। चलिए, अब मैंने फॉर एग्जाम्पल बोला सेकंड हाउस, सेकंड हाउस वेल्थ को बताता है। किसको बताता है? वेल्थ को। वेल्थ को बताता है, ठीक है। तो मैंने कहा, ध्यान से मेरे शब्दों को सुनिएगा, शब्दों को पकड़िए। आपका सेकंड हाउस, आपका सेकंड हाउस क्या बताता है? वेल्थ बताता है, कि आपके पास कितनी वेल्थ होगी या वेल्थ कैसी होगी, ठीक है। ओके, ये देखो म्यूट कर लो भाई, किसकी आवाज आ रही है? 15% को ही मिलेगा। किसका आवाज आ रहा है भाई? सबके लिए आ गए सर, जेनरेशन के लिए आ गए सर, मनरेगा के लिए आ गए सर, सब दिया है 9 नंबर कॉलम में। क्या दिया है? राजीव जी आवाज आ रही है, राजीव जी म्यूट कर लीजिए। देखो, वेल्थ की बात कर रहे थे, वहां परसेंटेज की बात चल रही थी। हेलो आवाज आ रही है? जी सर। देखो ठीक है। चलिए, मैंने कहा वेल्थ, आपकी वेल्थ क्या है? आपका सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस। आपकी वेल्थ आपका सेकंड सेकंड। हाउस। अब देखिए, भावत भाव सिद्धांत सीधा सा है। मैं आपसे पूछूंगा, आपकी माता का वेल्थ का स्थान कौन सा है? फिफ्थ तो सीधे से ये हाउस। फॉर्मूला लगाना है कि जब मेरा वेल्थ मेरा सेकंड हाउस है, तो मेरी माता का वेल्थ भी क्या होगा? उनका सेकंड हाउस सेकंड होगा। हाउस। तो आप आंसर करेंगे कि मेरी माँ का वेल्थ का कौन सा हाउस है? फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस। फॉर्मूला लगाएंगे सेकंड हाउस का। देखिए, मैंने हमें गिनती सिखाई थी। सेकंड हाउस, तो माता की बात कर रहे हैं तो माता से गिनना है, माता फर्स्ट और ये सेकंड। ऐसा नहीं गिनना फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। कोई भी चीज जहां से बोली जाती है वहीं से स्टार्ट होगी। मैंने कहा आपका सेकंड हाउस, तो देखिए 1 एंड 2। वैसे ही मैंने आपसे कहा माता की वेल्थ बताइए, तो माता से सेकंड हाउस, तो ये माता 1 माता 2। तो दिस हाउस मतलब आपका जो पांचवा घर है वो आपकी माता की वेल्थ को बताएगा। यही भावत भाव सिद्धांत है, भाव से भाव के बारे में पता करना, ठीक है। ठीक है, अब मैंने बोला आपके छोटे भाई का कौन सा हाउस है? थर्ड हाउस। आपका थर्ड हाउस है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा, आपके छोटे मामा का घर कौन सा कहलाएगा? कौन सा हाउस कहलाएगा? छोटे मामा का सिक्स्थ हाउस। छोटे मामा। सिक्स्थ देखिए, हाउस। हाँ, जब आपका छोटा भाई बहन थर्ड हाउस है, तो मेरे मामा कौन होंगे? मेरे माता के छोटे भाई बहन। तो ये माता है, यहां से गिनिए 1 2 3। 3। मतलब ये जो हाउस है वो आपके मामा का है। कौन से मामा का? छोटे मामा का। छोटे मामा। अंडरस्टैंड? छोटी मौसी भी कहां से देखेंगे? यहीं से देखेंगे, क्योंकि मौसी मतलब माँ की बहन। तो आपकी बहन कौन है? थर्ड हाउस। तो मौसी कौन होगी? माता की बहन होंगी, तो माता से थर्ड 1 2 3। दिस हाउस डिनोट्स टू योर मौसी। समझ में आ रहा भावत भाव सिद्धांत? जो आप पर फॉर्मूला लगता है वही फॉर्मूला आप दूसरे पे लगा देंगे, तो वो बन जाएगा भावत भाव सिद्धांत। ये वेल्थ समझ में आया? राइट सर। यस सर। चलिए, अंकित जी बताइए, बड़े भाई की वेल्थ कहां से देखेंगे? अंकित 12 जी नंबर से, है? 12 नंबर से। 12 नंबर नहीं बोलते हैं, 12th हाउस बोलते हैं। सॉरी सॉरी। क्या है, जो हमारे उसमें आ जाएगा ना कल्चर में, या हमारे
प्रैक्टिस में फिर हम वही बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। 12th हाउस क्या शो करता है? बड़े भाई का वेल्थ शो करता है, ठीक है। फादर का वेल्थ कौन सा हाउस बताएगा? 10 10th house. 10th हाउस बताएगा, है ना, क्योंकि वेल्थ जो होता है नेक्स्ट हाउस होता है, सेकंड हाउस होता है, तो ये हाउस बताएगा। क्लियर है? हाँ सर। ये छोटा सा एग्जांपल समझ में आया आपको? हाँ सर। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को पूछ लो। सर मतलब एक ही कुंडली से आप सारे रिलेशन प्रिडिक्ट कर सकते हैं? सारे रिलेशन नहीं, सारे रिलेशन के इवेंट्स बता सकते हैं। अच्छा, इवेंट्स भी बता सकते हैं। हाँ, ये कुंडली क्या है? ये आप है ना, और रिलेशन क्या है? आप ही के तो है, तो हर चीज यहाँ पे मिलेगी आपको, ठीक है। भावत भाव अच्छा। सिद्धांत, फॉर एग्जाम्पल एक मम्मी आती है, माता आती है आपके पास, बोलती मेरा बेटा विदेश में रहता है और वो एक कुंडली और वो भगवान भगवान में विश्वास नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन मेरा प्रश्न है कि उसकी शादी होगी कि नहीं होगी, ठीक है। अच्छा। है ना, अब वो पता चला ना तो आपको होरारी नंबर देने को तैयार है, ठीक है। मान लो किसी तरीके से होरारी नंबर ले, तो चलो भाई होरारी करके बता दिया, वो होरारी नंबर भी नहीं दे रहा, अरे मम्मी ये क्या नॉनसेंस है, फालतू की चीजें हैं। अब आप फंस गए, अब क्या करोगे? हम्म। ठीक है, चलो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। सर फिर से एग्जाम्पल को ले रिपीट लेते कर हैं। हाँ, क्या सर, एग्जाम्पल फिर से रिपीट कर देंगे सर? एग्जाम्पल? ये है कि एक मम्मी एक एस्ट्रोलॉजर के पास आती है और बोलती है कि मेरे छोटे बेटे की शादी, ठीक है, छोटे या पहले बेटे की शादी करना है, उसकी शादी ठीक है सर। होगी कि नहीं होगी, ठीक है। अब आपने बोले ठीक है बेटे की कुंडली दिखाइए दिखाइए, तो बोले वो कुंडली तो है ही नहीं उसकी, तो आप बोलेंगे उससे होरारी नंबर ले लो, तो बोलेंगे नहीं वो होरारी नंबर भी नहीं देने को तैयार है। तो आप ठीक उसी है माँ के चार्ट से कैसे उसके पहली संतान की शादी देखेंगे? तो देखिए, हमको देखना क्या है? शादी, ठीक है। शादी के लिए हमें कौन सा हाउस चाहिए होता है? 7th हाउस। ठीक है, पहला ये हो। चूंकि लड़की की कुंडली नहीं है, यदि ये लड़की की कुंडली होती तो हम कौन सा हाउस देखते हैं? 7th हाउस देखते हैं, ठीक है। लेकिन वो लेडी जो आई है ना, लेडी जो आई है उसकी कुंडली से हमें उसके लड़के का देखना है। तो ये जो कुंडली है, अब मान लीजिए माँ की है, किसकी है? माँ की है। या जो क्लाइंट आई है, तो ये जो आप लिखा है वो कौन है? मम्मी, उसकी मम्मी। माता जी, हाँ। पहली संतान जो होती है, फर्स्ट संतान, संतान जो होता है वो 5th हाउस होता है। बहुत अच्छे से देखना, एक इस एग्जाम्पल में बहुत सारी चीजें हम सीख जाएंगे। पहली संतान जो होता है वो 5th हाउस होता है। कौन सा होता है? 5th हाउस। मतलब वो जो लेडी आई है वो अपने किस लड़के की बात कर रही है? इस लड़के, पहली संतान, है ना। 5th हाउस। मतलब आप यहाँ पहुंच गए, ये समझ में आया? हाँ सर। फर्स्ट स्टेप, Yes. हमने क्लाइंट से पूछा तो क्लाइंट ने कहा मेरी जो मेरा लड़का है, पहला लड़का, उसकी शादी का बताइए। तो आपने एक चार्ट जो क्रिएट करेंगे वो माँ का होगा, ठीक है। जो क्लाइंट बैठा है उसी का चार्ट है ये, ठीक है। अब आपने देखा कि चूंकि वो उसका पहला लड़का है तो पहली संतान है, तो पहली संतान हमेशा हम 5th हाउस से देखते हैं, ठीक है। हम सीधे पहुंच जाएंगे 5th हाउस में। अब ये जो 5th हाउस है वो लड़का बन गया। क्या बन गया? लड़का। किसका लड़का बन गया? इस माँ का लड़का बन गया। समझ में आया? अब आप आएंगे टारगेट पे, शादी देखना है तो कौन सा हाउस देखना है? 7th हाउस। अब यहां से गिनती शुरू करेंगे, 1 2 11th हाउस। 3 4 5 6 7। ये हाउस है लड़के की शादी का। लड़के की शादी के लिए आपको कौन सा हाउस देखना पड़ेगा? 11th 11वां हाउस। हाउस। मतलब वो जो लेडी बैठी हुई है उसका आप 11th हाउस चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। 11th हाउस का कस्पल सबलॉट चेक करेंगे उस महिला का, और उसके अकॉर्डिंग फिर प्रोडिक्शन को आगे बढ़ाएंगे। यही है भावत भाव सिद्धांत, कि जो क्लाइंट आपके सामने बैठा है वो यदि किसी प्रकार से भी असमर्थ है तो उसकी कुंडली सब बता सकती है, ठीक है। कोशिश हमें ये करना है कि इवेंट के अकॉर्डिंग जितना अधिक नेटल से या नेटल से रिलेटेड चीजें हमें मिल जाए उतना अच्छा है। लेकिन हर परिस्थिति के लिए आपका ये चार्ट जो है वो रेडी है। समझ में आ रही मेरी बात? तो अब आपने डिसाइड कर लिया, उसने जो प्रश्न कुंडली बनाई है या जो माता की कुंडली अपन ने होरारी बनाई है, प्रश्न कुंडली बनाई है, जो भी है, हम ये टारगेट पे पहुंच गए कि हमें 5th हाउस का कस्पल सबलॉट चेक करना है। अब इस 5th हाउस के कस्पल सबलॉट से हम ये प्रॉमिस निकालेंगे कि उस लड़के की शादी होगी नहीं होगी, उसका मन है नहीं है, वो सारी चीजें हम आगे सीखेंगे। मैं भावत भाव सिद्धांत बताने का उद्देश्य मेरा यही था कि आपके सामने जब प्रश्न आते हैं
तो आपको वो हाउस ढूंढना पड़ता है कि किस हाउस से हम शुरू करें, वही ये भावत भाव सिद्धांत काम करता है। इसलिए भावत भाव सिद्धांत बताने का उद्देश्य मेरा यहाँ रहता है। ठीक है। सर सर कुछ बोलिए। पूछ सकते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल पूछिए। सर ये 7 ही क्यों गिना आपने यहाँ से 5 नंबर से? हाँ, मैंने बताया ना, शादी के लिए 7th हाउस देखते हैं। अभी अपन आगे पढ़ेंगे हाउस सिग्निफिकेटर। तो फिर ये माता आपने इधर लिखा तो इसके 7th में आना चाहिए सर, पिता। नहीं नहीं, वो जो लेडी आई है उसने कहा मेरे लड़के की शादी का बताइए। किसका बताइए? हाँ मेरे लड़के मतलब का। तो अपन ये जो किसकी हाँ मतलब जैसे अपन हो गए तो सामने अपनी वाइफ वाला हो गया। हाँ, जैसे मान लीजिए आप आते, आप बोलते मेरी शादी का बताइए, मैं फट से आपका 7th हाउस के कस्पल सबलॉट को चेक करके बता देता। लड़के का 7th 11th हाउस हो गया। हाँ, लेकिन लड़का नहीं आया ना, तो हमने लड़के की चार्ट तो बनाई नहीं, हमने उसकी माँ का चार्ट बनाया। ये जो नहीं तो चार्ट ये बनाया, हाँ, माता के सामने आना चाहिए ना 7th पिता, माता तो के फिर ये सामने तो लड़के का पिता आएगा ना भाई। हाँ तो वो इधर आ रहा है सर, ये तो H9 में। कौन आ रहा है? ये आपने जो ड्रॉ कर रखा है इसमें माता लिख नहीं नहीं, रखा है ये तो आपने। मैंने पहले एग्जाम्पल के लिए ड्रॉ किया था। एक सेकेंड, वो तो मैंने पहले एग्जाम्पल के लिए ड्रॉ किया था। अभी आपने प्रश्न समझा कि नहीं, पहले ये बताइए। पहले अब मेरे को नहीं बताइए, प्रश्न समझे कि नहीं आप? आपके पास एक लेडी आई, उसने बोली मेरे लड़के की शादी का हाँ बताइए। वो मैं समझ गया सर, वो तो आपने कैसे बताया बताएंगे, कि बताइए क्या समझे आप? H5 से अपन देखते हैं फर्स्ट चाइल्ड। हाँ, वो पहले एग्जाम्पल का पिता लिखा था भाई। ठीक है, वो नहीं पहले मेरा ये एग्जाम्पल। कहना था सर कि हाँ, वो आप बता रहे हैं कि भाई अपने अपोजिट अपनी वाइफ होती है जैसे, बिल्कुल होती। तो माता के अपोजिट में फिर पिता होना चाहिए ना। वो H9 में थे पिता, आपने जो बनाया था डायग्राम। दादा, वो माँ की कुंडली थी, वो माँ के पिता को नहीं देख रहे हैं। ये अ- आप हैं, आपके पिता फिक्स है, जी सर, आपकी माता फिक्स है, तो ये आपका मेरी माता हो भाई गई फिक्स 4 है। नंबर हाँ H4। हाँ, जब उस माँ H4 की माता हो कुंडली गई। देखेंगे, जब उस माँ की कुंडली देखेंगे तो उसका पिता यहीं आएगा, उसकी माता भी यहीं आएगी, उसका भाई भी यहीं आएगा, उसका बहन भी नहीं आएगा। जैसे जैसे सर ये सपोज मेरी कुंडली है, ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो अब H4 हो गया मेरी माता, माता। तो उससे 7 नंबर पे आना चाहिए ना मेरे फादर। नहीं 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 नहीं, ये फिक्स है, इससे कंपेयर करना है आपको हर चीज। भावत भाव यही तो बता रहा हूं कि जो फिक्स है उससे कंपेयर करके दूसरी चीजें निकालनी, क्रिएट नहीं करना है नया। समझ में आया आपको? जी सर। सर एक है ना? जगह ना मैंने जो है वो रीड किया था कि वैदिक में जो है वो फादर का 10th हाउस मानते हैं, हाँ, वेरी केपी गुड। में जो है वो 9th हाउस। हाँ, वैदिक में जो है इसी 10th को माना जाता है। ठीक है, लेकिन वैदिक में 10th को मानते हैं, लेकिन केपी में पिता क्या है, यही। ठीक है। और वैदिक में एजुकेशन 5th हाउस है, लेकिन हम्म। केपी में एजुकेशन 4th हाउस। 4th हाउस। ठीक है, तो अपन केपी पढ़ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। सर प्रश्न वैदिक में अच्छा भी है तो आपका, प्रश्न आपका अच्छा है। सर ठीक है। वैदिक में भी तो हम लोग सर 9th हाउस ही पिता को बोले हैं सर। 9th हाउस ही देखते हैं। हाँ अब 9th हाउस ही देखते हैं, 10th हाउस तो हम लोग कभी नहीं हाँ, देखते वैदिक में। नहीं नहीं, कई लोग बताए ना तो 10th भी देखते हैं। कंट्रोवर्शियल है 9th और कंट्रोवर्शियल, 10th जैसे हाउस। राहु केतु एक्चुअली कंट्रोवर्शियल है राशि को लेके। वैदिक बट के अंदर दो जनरली दो कॉन्सेप्ट है, एक सोशियोलॉजिकल फादर और एक बायोलॉजिकल फादर। बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल फादर जो देखा जाता है वो 9 से देखा जाता है, सोशियोलॉजिकल फादर वो 10 से, वो आपका 10 से देखा तो जाता है। फिर बायोलॉजिकल मदर किधर से देखी जाती है? बायोलॉजिकल मदर बोले कि बायोलॉजिकल मदर क्या ये है? एक ये एक मदर के हस्बैंड डिफरेंट हो सकता है और आपके फादर डिफरेंट हो क्या हो सकते हैं। अरे ये दोस्त ये ये ये, ये बिल्कुल डिफरेंट ये हो सकता है। बायोलॉजिकल का कॉन्सेप्ट बताएंगे जरा, मतलब बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल का फादर मतलब क्या है? सिंपल है कि आप जिसके सीमेंस से बल्कि वो हैं, पैदा हुए हैं। ठीक है। और तो जिस तरह से मेरा दूसरा बच्चा, मेरा 5th हाउस, तो मैं किसका बच्चा हुआ? वो हुआ आपका लग्न। हाँ, अगर 9th हाउस से आप कैलकुलेट करेंगे तो ठीक है। ठीक है। नहीं जैसे अपने अपने सामने अपनी वाइफ है तो फिर माता के सामने माता के हस्बैंड होने चाहिए ना, यूं पूछ रहा हूँ। फिर हाँ हाँ, ये H9 में क्यों आ रहा है? हाँ मैं आपका प्रश्न समझ गया, लेकिन मैंने आपको बताया ना, जो हाँ फिक्स है उसी से भावत भाव सिद्धांत का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, ओके ठीक फिक्स डाटा से भावत भाव सिद्धांत निकालना है। ठीक है, है। ओके जी। इसलिए मैंने सारी चीजें पहले लिखी थी। ठीक है, हम्म। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है सर। ये बड़ा है। क्वेश्चन समझ में आया ना? हाँ जी क्वेश्चन सर। क्लियर हो गया? हमें समझ गया आप ये सोच रहे हैं ये मेरी वाइफ है,
तो ये हाँ इनके हस्बैंड होना चाहिए ना। हाँ हाँ, हाँ वही चीज नहीं सर। हाँ नहीं नहीं ठीक है, क्वेश्चन सही है आपका। भाई यहाँ से 7 गिना तो वो हाँ लड़का है, तो लड़के की वाइफ आ गई इधर हाँ नहीं नहीं 11 वेरी गुड। नंबर। हाँ नहीं नहीं सही है आपका तो क्वेश्चन, जब लेकिन हर हमें चीज से हाँ हाँ हर चीज से 7 उसका स्पाउस आ रहा है, तो हम्म माता का स्पाउस भी तो 7 से आना चाहिए ना। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन हमें वही सीखना है जो एस्ट्रोलॉजरों ने फिक्स कर रखा है, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है भावार्थ सर। भाव सिद्धांत एक्चुअल में वही है जो फिक्स है, उससे दूसरे रिजल्ट निकालना, यही है भावार्थ भाव सिद्धांत, ठीक है। भाव ठीक से है, भाव का पता करना इस भावार्थ भाव सिद्धांत, अंडरस्टैंड। ओके जी सर। चलिए, तो ये एक क्वेश्चन था, उसमें समझ में आ गया आपको, ठीक है। चलिए, अब ये जो हाउस होता है मित्र का होता है, 11th हाउस, ये जो 11th हाउस होता है मित्र का होता है, ठीक है। तो आपका मित्र कौन सा है, आपका मित्र कौन सा हाउस है। 11 11th अब आपको पता करना है कि मेरे भाई, छोटे भाई की संगत गलत तो नहीं है, तो कहां से पता करोगे। अब वो कुंडली बताने को तैयार नहीं, कुछ नहीं बताने को तैयार। असेंडेंट, लगन। लगन से 11। मैंने कहा मेरा प्रश्न है, छोटे भाई की मित्रता चेक करनी है, कहीं गलत संगत तो सेकंड नहीं। हाउस से, फर्स्ट हाउस। देखिए सेकंड फर्स्ट हाँ H1 हाँ सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि 12 हमारा मित्र कौन सा है 11th, 11। तो इसका मित्र कौन सा होगा 11th। फर्स्ट हाउस। तो देखिए मैंने आपको एक काउंटिंग सिखाई थी डायरेक्ट, इधर से इधर 7 हो गया, याद है ये डायगोनल सिस्टम सिखाया था, जी 7 8 9 10 11, ये हाउस इसके मित्र की जानकारी देगा। सेम बड़े भाई का मित्र पता करना है तो ये यहाँ डायगोनल से में आ 11 जाइए, नंबर 7 8 H9 9 10 सेम 11, ये 9 हाउस मेरे बड़े भाई के मित्र की जानकारी देगा। क्लियर है। जी चलिए, जी अभी वो 7th हाउस वाला क्वेश्चन किसने किया था मेरे से, अनंत। अनंत। अनंत बताइए कि छोटे भाई की पत्नी को कहां से देखेंगे। ये सर H9 से। वेरी गुड। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगाना आप, ठीक है। बड़े भाई जी की पत्नी को किस हाउस से देखेंगे। H5 से। वेरी गुड, क्लियर है ये चीज, हाँ जी सर। क्लियर हो गया ना। अब देखिए, ये आपका कुटुंब है या परिवार है, ठीक है, जहां आपने जन्म लिया है। सेकंड हाउस आपका कुटुंब है या आपका परिवार है जहां आपने जन्म लिया, ठीक है। तो अब मेरे को आप कोई बताएगा कि आपका ससुराल कौन सा हाउस होगा। एट्थ H8 हाउस, एट्थ हाउस। एट हाउस। क्यों होगा 8th हाउस। पत्नी का दूसरा घर। डायगोनल। हाँ वेरी गुड, वही सिद्धांत है। ये आपकी पत्नी है, तो पत्नी का जो कुटुंब होगा जहां उसने जन्म लिया होगा वो उसका सेकंड हाउस होगा, अंडरस्टैंड। जी तो ये जो उसका घर है वो आपके लिए क्या है, ससुराल है। तो आपको यदि आपके ससुराल को चेक करना है तो कौन सा हाउस चेक करेंगे। 8 एट्थ हाउस। 8th समझ में आ रहा है भावार्थ भाव सिद्धांत। जी सर। ये इसको मैंने इसीलिए रिश्तेदारी में रखा है, बहुत आसानी से समझ में आता है, ठीक है। क्लियर है ये चीज। जी जी सर। चलिए, अब मैं आपसे पूछूं, फॉर एग्जाम्पल, बड़े भाई की संतान कहाँ से देखेंगे, पहली संतान। क्वेश्चन है थर्ड, बड़े थर्ड हाउस। भाई की, बड़े H3 भाई थर्ड की हाउस। फर्स्ट थर्ड हाउस। संतान। थर्ड हाउस। सेकंड हाउस, H3 हाँ ये बड़ा भाई है, जी 1 2 3 4 5, ठीक है। आपकी कुंडली से आपके बड़े भाई की संतान की जानकारी कौन सा हाउस देगा, थर्ड हाउस। 11th। थर्ड। बड़े बड़े भाई का सर। हाँ बड़े भाई का मैंने बोला ना। हाँ तो बड़े आपकी भाई। कुंडली से बड़ा भाई, बड़ा भाई ये है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है। तो यहां से पांचवा गिने, संतान बोला ना, संतान पांचवा घर होता है, ठीक है। तो यहां से पांचवा गिने 1 2 3 4 5, तो आपका थर्ड हाउस, आपका थर्ड हाउस आपके बड़े भाई की संतान की जानकारी देगा। समझ में आ रहा है भाव भाव सिद्धांत। जी पिता की वेल्थ कहाँ से देखेंगे, H10 टेंथ। टेंथ हाउस। टेंथ पत्नी की हाउस। वेल्थ कहाँ से देखेंगे, सेकंड एट्थ हाउस, हाउस। एट हाउस। 8th हाउस। 8th हाउस। H8 हम्म इसीलिए ससुराल वहां से देखते हैं, ठीक है। कुटुंब है, वेल्थ है, इसीलिए दहेज भी कहाँ से देखते हैं, 8th हाउस। एट हाउस, सात डाउरी।
सारा धन यही सर है, ठीक है। इससे ना ये भी लग जाता है ना पता सर, क्या? इससे सर ये भी लग जाता है ना पता कि अपनी वाइफ के जो है मतलब क्या बोलते हैं, भाई वगैरह और बहन वगैरह कितनी होंगी। हाँ, वो एक सब पता कर सकते हैं ना, हाँ मैं हाँ, बताया ना, सारी चीजें निकाल सकते हो भाई, यही तो है भावात्म भाव सिद्धांत, इसलिए तो मैं ये पढ़ाता हूँ। तो सर फिर अपनी कुंडली से पूरी फैमिली की कुंडली अपन निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, सारी चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? साइकिल साइकिल, साइकिल, ये क्या लिखा है? मोटर, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल। ये क्या लिखा है? कार कार, और ये क्या लिखा है? ट्रेन। ट्रेन। आपको कब किससे यात्रा करनी है, ये सिचुएशन पे तय होगा। अंडरस्टैंड? आपके पास सारे साधन है, लेकिन प्रायोरिटी आपको उचित साधन को देना है। समझ में आ रहा है मेरी बात? कहने का मतलब क्या है? आपके पास ये भी है, ये भी है, ये भी है ना। अब आपको बहुत दूर जाना, तो आप ये लगाएंगे, लगाएंगे ना। हाँ सर, इससे नहीं जाएंगे आप, इससे भी जा सकते हैं 100 किलोमीटर, ठीक है। अब आपको 100 किलोमीटर की यात्रा करना, आप इससे भी जा सकते हैं, इससे भी जा सकते हैं, और इससे भी जा सकते हैं। तीनों ऑप्शन आपके घर के बाहर खड़े हैं। ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा दूर जा रहे हैं तो हम अपनी कार ले जाएंगे, जा तो हम साइकिल से भी 100 किलोमीटर सकते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और कंडीशन, जितनी ज्यादा हमें क्लाइंट जो क्वेश्चन किया गया उससे रिलेटेड व्यक्ति मिले, वो बहुत बेटर है। अब नहीं मिल रहा है, तब हमें ये सारी चीजों को यूज करना है, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ, जी समझ सर, गए ना आप मेरी बात? जी हाँ सर। सर, प्राथमिकता आप तय करेंगे, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप डॉक्टर हैं, आपको पता है कौन सी दवाई देना है, ठीक है। चलिए, मेरे को लग रहा है कि आप भावात्म भाव सिद्धांत समझ गए होंगे। यस सर। चलिए, एक क्वेश्चन करता हूं मैं। इन्वेस्टमेंट का कौन सा हाउस होता है? 12th। 12th हाउस। 12th हाउस। इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, कौन सा हाउस होता है? 12th होता है, ठीक है। क्लियर है? 12th हाउस होता है इन्वेस्टमेंट का। अब मान लीजिए आपको अपने पिताजी की इन्वेस्टमेंट चेक करना है, किस लेवल की है, पिताजी बताने को तैयार नहीं है, तब क्या करोगे आप? 8th हाउस, 8th हाउस। 8th house. पिताजी ने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, पिताजी बताने को तैयार नहीं है, और आपकी इतनी तेज अर्ज है, अर्ज समझते हैं ना, इच्छा, हाँ जी। ठीक है, पता करने की, तो आप किस हाउस पे जाएंगे? 8th हाउस। क्योंकि ये आपका 12th है, तो पिताजी का 12th कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हाउस आपके पिताजी की इन्वेस्टमेंट बता देगा। पिताजी के खर्चे कौन बताएगा? यही पिताजी हाउस के बताएगा, 12th, यही खर्च का घर बताएगा। यही होता है। सेम हाँ, 12th हाउस, खर्च का घर भी क्या होता है? 12th हाउस 12th होता है। हाउस, इन्वेस्टमेंट का भी कौन सा होता है? 12th हाउस। तो पिताजी के खर्च के बारे में पता करना, तो ये क्लियर है। हाँ सर, तो मेरे को लग रहा है आप समझ गए भावात्म भाव सिद्धांत, ठीक है। जी। चलिए, अंकुर जी समझ में आया? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। हम्म सारी चीजों को आप एक बार रिपीट करिए, उसको राइट डाउन करिए, जितना लिखेंगे उतनी एस्ट्रोलॉजी आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। सुन के एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, अंडरस्टैंड? हम्म, ठीक है। चलिए, और वो जो आपने लिखा था म्यूट साइन और ये, वो मैंने आज डाल दिया, आप देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ सर, वो देखा था। हाँ हाँ हाँ, एक दो साइन है। हाँ हाँ। चलिए, किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। आ गया समझ में? सर वो 12 हाउस को इन्वेस्टमेंट भी दिया है और आप कह रहे हैं खर्चा भी है। हाँ हाँ, आपके एक्सपेंसेस 12th हाउस से देख, अभी लिखेंगे अपन, नेक्स्ट वीक जो है ना हाउस सिग्निफिकेटर पढ़ेंगे, ठीक है। सर इन्वेस्टमेंट अलग चीज हो गई और खर्चा अलग चीज हो गई सर। हाँ बिल्कुल, खर्चा अलग चीज है। इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्ट मतलब होता है, उससे जो धन आपने इन्वेस्ट किया है उससे आपको मुनाफा होगा, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। हाँ, और खर्चा तो लॉस हो गया एक तरीके से। हाँ, लॉस हो गया। दोनों का एक ही घर है। अरे यही 12 घर में आपकी पूरी जिंदगी है, सारे सिग्निफिकेटर इसी 12 घर में, ठीक है। ओके। चलिए, अब हम
देखिए अब इसके बाद हम हाउस सिग्निफिकेटर पढ़ेंगे, प्लैनेट सिग्निफिकेटर पढ़ेंगे, फिर नक्षत्र के कैलकुलेशन पे आएंगे, फिर हम इवेंट्स पे आएंगे। ठीक है, ठीक है सर। आज आप लिख लीजिए प्लैनेट के सिग्निफिकेटर। ठीक है, देखिए बेसिक चीजें सर मैंने आपको पढ़ा दी। हाँ बोलिए। सर ये जो प्रेडिक्शन है ये साउथ इंडियन चार्ट से थोड़ी होगा। क्या? मतलब ये जो प्रिडिक्शंस अपन करेंगे कस्टमर्स को कोई भी चीज बताने के लिए तो हाँ साउथ इंडियन चार्ट से थोड़ी होगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, साउथ इंडियन चार्ट से मैं बताऊंगा ना आपको कैसे करना है। आपको केवल वहां पे कस्पल सब लॉट फाइंड आउट करना रहता है। ठीक है, अच्छा। जैसे मैंने बोला, आपसे बोला पिता की वेल्थ देखना है, तो आप क्या सोचेंगे कि कौन सा हाउस हो जाएगा? 10th, हाँ 10। है ना? तो आपको केवल ये नंबर फाइंड करना है कि वो कौन सा है, तो आपने नंबर फाइंड कर लिया 10th। हाँ हाँ। ठीक है, उसको कुंडली में नहीं ढूंढना है, अंडरस्टैंड? अच्छा आपको केवल ठीक है। नंबर फाइंड करना है। कृष्णमूर्ति जी की पद्धति में केवल आपको वो घर पहले फाइंड आउट करना पड़ता है, फिर उस घर से अच्छा सारी प्रेडिक्शन स्टार्ट होती है। समझ में आई मेरी बात? अच्छा। हाँ, तो आपके दिमाग में ये चीज सेट है, इससे आप भावत भाव सिद्धांत आसानी से समझ जाएंगे। आपको केवल वो फाइंड आउट करना है 10। कृष्णमूर्ति पद्धति की सबसे बड़ी खास बात है, कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सारी अच्छा गणित बिना कुंड, मतलब आप लैपटॉप चला रहे हैं तो कहो कुंडली ऊपर है, नीचे पूरे वो टेबल बनी है, वो पूरे टेबल से पूरे डाटा निकल आते हैं। ठीक है, 10% ही आपको कुंडली में देखना पड़ता है, अन्यथा पूरी गणित आपको कस्पल सब लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड से पूरी कैलकुलेशन, पूरी गणित आ जाती है। ठीक है, ठीक तो ये कस्पल क्या होता है? सब आगे पढ़ेंगे, है ना? अभी आएंगे उस पे। चलिए आज अपन थोड़ा सा प्लैनेट को समझ लेते हैं। क्लियर है? लिखना चाहें तो लिख लें, क्योंकि मैं लिखाऊंगा। ठीक है, इसका कोई पीडीएफ नहीं है मेरे पास। अभी हमने नेचर को समझा, अब हम प्लैनेट्स के नेचर को समझ रहे हैं। ये जो हम नेचर समझ रहे हैं ये कॉमन नेचर है ना? स्पेसिफाइड नहीं है कि ये केपी में ही ऐसा नेचर होता है। आपको प्लैनेट्स के नेचर बता रहा हूं मैं कि प्लैनेट्स के क्या नेचर होते हैं। फिर जब हम हाउस सिग्निफिकेटर पढ़ेंगे तो वो पर्टिकुलर हाउस सिग्निफिकेशन जो रहेंगे वो केपी के हिसाब से रहेंगे। जैसे मैं बोलूंगा आपको बेसिक एजुकेशन, तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि 5th हाउस से देखते हैं, मैं ये बोलूंगा बेसिक एजुकेशन 4th हाउस से देखा जाता है। ठीक है, तो जब आप प्लैनेट के सिग्निफिकेशन लिखेंगे तो वो अकॉर्डिंग टू केपी होंगे। और अभी जो मैं आपको प्लैनेट की नेचर लिखा रहा हूँ वो एक कॉमन नेचर है, क्योंकि केपी पद्धति में प्लैनेट के सिग्निफिकेटर से ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउस के सिग्निफिकेटर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन प्लैनेट का एक नेचर क्या होता है वो आपको पता होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिख लीजिए सन। ठीक है, सन को क्या माना गया है? कॉज ऑफ क्रिएशन। क्या माना गया है? कॉज ऑफ क्रिएशन। कॉज ऑफ क्रिएशन। ठीक है, आपका जन्म किस लिए हुआ है ये कौन बताएगा? सूर्य। सूर्य बताएगा। जहां बैठा है वो जगह बताएगी कि आपका जन्म किसके लिए हुआ। ठीक है, इसलिए सन को कॉज ऑफ क्रिएशन कहा जाता है और आत्मा का कारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मा आत्मकार। का कारक। ठीक है, सन इज ईगो। ये ज्यादा नहीं, 4 4 5 5 6 6 लिखा रहा हूं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस प्लैनेट के नेचर को समझने के लिए, इसलिए इसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ईगो इज सन। अथॉरिटी, अथॉरिटी इज सन। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इज सन। फेम, प्रसिद्धि, सन। किसी चीज को गवर्नमेंट से रिलेटेड करना है तो वो क्या है? सन। सन। ठीक है, पिता का कारक कौन है? सन। सूर्य। समझ में आ रहा है? पिता का कारक सन, आत्मा का कारक सन, ईगो का कारक सन, कॉन्फिडेंस का कारक सन, आपकी प्रसिद्धि या फेम का कारक कौन है? सन। ठीक है, आपके संस्कार क्या है? सन। कॉज ऑफ क्रिएशन सन। ठीक है, नेक्स्ट मून, चंद्रमा। चंद्रमा क्या है भाई? मन। मन। वेरी गुड, माँ। मून इज मदर, मून इज मन। इफ मून इज मन तो मन की शांति कहाँ होगी? बताएगा कोई? H4। हाँ, जहां चंद्रमा बैठा होगा, जहां चंद्रमा बैठा होगा वहीं आपकी मन की शांति होगी। क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही एक फॉर्मूला बताया, सबसे पहले प्लैनेट कहाँ का फल देते हैं? जहां वो बैठे। बैठे होते हैं। ऑक्यूपेंट।
यदि आपको पता करना है कि मेरी मन की शांति कहाँ है, तो आप देखिए कि मून की प्लेसमेंट कहाँ है आपकी। ठीक है, तो मन का कारक चंद्रमा है, माँ का कारक भी चंद्रमा है। सेक्रीफाइस का कारक कौन है? त्याग का चंद्रमा, क्योंकि मदर क्या करती है, जीवन भर सेक्रीफाइस करती है बच्चों के लिए, इसलिए सेक्रीफाइस का कारक भी किसे माना गया है? मून को। ठीक है, लिक्विड का कारक कौन है? मून। मून। लिक्विड इज मून। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फूड। फूड का कारक कौन है? मून। ठीक है, माता मून, फूड इज मून, मदर इज मून। ठीक है, चंद्रमा और किसका कारक होता है? मन की शांति का कारक होता है। ठीक है, चेंज के हाँ, लिए चेंज का भी कारक मून को माना गया। ट्रेवल का भी कारक किसको माना गया? मून। लिख लीजिए भाई, ट्रेवल का कारक, ट्रेवल मतलब यात्रा का कारक, मून को माना गया। परिवर्तन का कारक भी मून को माना जाता है, चेंज। चंद्रमा बड़ी तेजी से बदलता है, आपने देखा ना, पूर्णिमा अमावस्या, डेली चंद्रमा अपनी कलाएं चेंज करता है, इसलिए चेंज का कारक भी किसे माना गया है? चंद्रमा को माना गया। ट्रेवल इज ऑल्सो मून। यदि अभी किसने बोला था फोर्थ हाउस? अनंत जी, आपका चंद्रमा यदि जी फोर्थ हाउस में बैठा है तो मन की शांति कहाँ है? घर पे। घर पे। और H4 किसके पास है? H4 हाँ हाँ, H4 समझ गया मैं। तो चंद्रमा आदि मान लीजिए आपका फोर्थ हाउस में बैठा, तो आपकी मन की शांति कहाँ मिलेगी? माता के पास। माता के। नहीं, अभी पहले क्या बोला था? घर पे। घर पे। घर पे है। तो हाँ घर पे तो पत्नी है, एक्चुअली सास क्या सर, बहू वो है। मैंने तो गलती से मुंह से निकल गया था, मेरा चंद्रमा चौथे में बैठा है ना, तो मेरा नहीं H4 तो निकल गया था मुंह से। वही तो मैं कह रहा हूँ, घर में शांति मिले, घर में तो पत्नी भी है आपकी। मेरे भी सर फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है। हाँ, फोर्थ हाउस मतलब आप घर में जितना रहेंगे चंद्रमा आपका उतना स्टेबल रहेगा। यदि आपको चंद्रमा प्रॉब्लम दे रहा है तो माता की सेवा करें, तो चंद्रमा क्या होगा? अलाइन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा कह रहा है कि फोर्थ हाउस के सिग्निफिकेशन में दूंगा आपको, क्योंकि मैं वहां बैठा हुआ हूँ। ठीक है, मन की शांति नहीं मिल रही तो जल के सामने, स्थिर जल के सामने जाके बैठिए, मन को शांति मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मंगल। मंगल को आप समझ लीजिए, मंगल इज एनर्जी। मंगल क्या है? ऊर्जा है। मंगल क्या है? एनर्जी है आपके शरीर की। आपका शरीर क्या है? देह। व्हाट इज देह या शरीर? शरीर इज मंगल। मंगल ऊर्जा है, मंगल शरीर है, मंगल भूमि है। किसी का मंगल यदि खराब है तो उसको जमीन पर सोना चाहिए, मंगल उसका अलाइन होता है। ठीक है, मान लीजिए आपका मंगल आपको परेशान कर रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि मंगल के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो आप जमीन पे सोइए, मंगल आपका अलाइन होगा। ठीक है, मंगल इज कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा, लड़ाई, ये सब क्या है? मंगल है। तो मंगल के नेचर को समझिए, मंगल ऊर्जा है, जब ज्यादा ऊर्जा आ जाती है शरीर में तो हम लड़ने झगड़ने लगते हैं। ठीक है, तो लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, इन सारी चीजों का कारक कौन बन जाता है? मंगल। ठीक है, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो क्या बोलेगा एस्ट्रोलॉजर? आपका मंगल क्या है? भारी है। तेज है। ठीक है, मंगल तेज है, ज्यादा असर कर रहा है, तभी आपको क्या आता है? बहुत तेज गुस्सा आता है। ठीक है, मंगल क्या है? एक्सरसाइज है। मंगल इज एक्सरसाइज, मंगल इज जिम, मंगल इज स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स। मंगल इज फिजिकल एक्टिविटीज। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, यदि आप जिम जा रहे हैं तो क्या अलाइन कर रहे हैं आप? मंगल। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर हाँ, का सर्जरी का कारक भी कारक यही है। कौन है? हाँ, सर्जरी का कारक मंगल है। मंगल। एक्सीडेंट का कारक कौन है? राहु भी मंगल। हो सकता, मंगल भी हाँ हो हाँ, सकता। राहु मंगल। भी मंगल भी है ना। ठीक है, तो मंगल का नेचर समझ में आ गया। मंगल का नेचर क्या होता है? एनर्जेटिक होता है। ठीक है, समझ में आया मंगल? हाँ सर। जी चलिए, सर। मंगल के बाद बुध। बुध क्या है? बुद्धि। व्हाट इज बुध? बुध बुद्धि। इज बुद्धि। ठीक है, इंटेलिजेंस। आपका चातुर्य, कितने क्लेवर हैं आप। इंटेलिजेंस। ठीक है, देखिए ज्ञान जो है गुरु है, ध्यान रखना। ज्ञान या नॉलेज इज जुपिटर, बट योर बुद्धि, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज बुध। ठीक है,
बुध और किसका कारक होता है? विद्या का, एजुकेशन का कारक कौन है? बुध। बुध जो है आपके एजुकेशन का कारक। योर इंटेलेक्ट इज मर्क्यूरी, नेटवर्किंग इज मर्क्यूरी, कम्युनिकेशन इज मर्क्यूरी, कमीशन वर्क इज मर्क्यूरी, व्यापार इज मर्क्यूरी, मर्क्यूरी। डॉक्यूमेंटेशन इज मर्क्यूरी। सारी चीजें समझ रहे हैं आप? हाँ सर। ये बहुत ही बेसिक सिग्निफिकेटर है और यही आपके सामने बार बार आके खड़े होंगे। ठीक है। मर्क्यूरी इज इंटेलेक्ट, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, कमीशन वर्क, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मीन्स व्यापार, डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। जैसे बताइए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कारक प्लैनेट कौन सा होगा? बुध। यही बुध है। ठीक है। स्पीच का कारक? बुध। बुध। हाँ, वेरी गुड। सर खुशी? मैथमेटिक्स? हाँ, मैथमेटिक्स का कारक भी बुध होता है भाई। एस्ट्रोलॉजी। बीच बीच में जिसको पता है बोलते जाइए, उससे क्या होगा, शेयर करने से क्या है, बहुत इतने सिग्निफिकेटर होते हैं ना कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते, लेकिन ये बेसिक है, ये आपको पता ही होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी का भी कारक यही है सर? हाँ सर। हाँ, एस्ट्रोलॉजी का भी कारक कह सकते हैं, चंद्रमा को भी कहते हैं एस्ट्रोलॉजी का कारक। ठीक है, ओके। क्योंकि मन की बातें पढ़ना, मन को पढ़ना। ठीक है। केतु है सर एस्ट्रोलॉजी का कारक। हाँ, फ्रेंड्स? फ्रेंडशिप, खुशी, मनोरंजन, ये सब बुध एंटरटेनमेंट है। हो गया हाँ, मतलब। एंटरटेनमेंट, ये सारी चीजें कौन देता है हमको? बुध देता है। चलिए अब आते हैं गुरु पे। हम्म सर जैसे सूर्य के बारे में एक चीज पूछनी थी। हम्म जैसे आपने कहा कॉज ऑफ क्रिएशन है, तो हम्म मान लीजिए कि 12th हाउस में सूर्य है, हम्म तो ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का जन्म खुद के आत्म कल्याण के लिए हुआ है, क्योंकि वो मोक्ष का स्थान है। हाँ बिल्कुल। आप देखो, कॉज ऑफ क्रिएशन मतलब आपका जन्म किस चीज के लिए हुआ है, वो प्लैनेट जहां बैठा है उसके सिग्निफिकेटर में से आप जिसको फॉलो कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे। क्योंकि अच्छा। एक हाउस एक ही चीज नहीं देता, एडिक्शन भी एक है। हाउस हमें बहुत सारी चीजें देता है। राइट। ठीक है। अब मान लीजिए आपने देखा कि मेरा जो सन है वो 12th हाउस में बैठा है, अब आपको मेडिटेशन में बड़ा इंटरेस्ट आता है, तो आप ये समझ जाइए कि मेडिटेशन इज 12th हाउस। अब आप समझ जाइए कि मेरा मन और मेरी आत्मा कहाँ जा रही है, आत्मा कहाँ जा रही है, मेडिटेशन में। तो यदि आप वहां की तरफ जाएंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक अच्छा। है। सर अगर ठीक। बैडली प्लेस्ड है तो इम्प्रिजनमेंट भी तो हो सकता है ना सर, गवर्नमेंट के थ्रू। देखिए अब तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है। राइट। हाँ, हम क्या देखना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको देखेंगे। ठीक है। हम्म। तो जहाँ भी बैठा होगा मतलब आत्मा वहां चली जाएगी। हाँ, आत्मा वहां फंसी रहेगी आप। ओके। ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज जुपिटर। तो अभी मैंने आपको बताया गुरु क्या है, ज्ञान। ज्ञान का कारक कौन है? जुपिटर। गुरु। गुरु। गुरु को जीव भी कहा गया। जीव का कारक कौन है? गुरु। बैंकिंग जॉब का कारक कौन है? गुरु। शिक्षक का कारक कौन है? गुरु। ठीक है। गुरु के पास एक पावर होता है, वो राहु को मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, राहु को सुधारने का काम गुरु कर सकता है। ठीक है। शुद्धि का कारक कौन है? जुपिटर। श्वास, ठीक है, श्वास समझते हैं ना, प्राणवायु समझते हैं, हाँ जी सर। सर। जी उसका सर। कारक प्लैनेट कौन है? जुपिटर है। ठीक है। आपकी विजडम का कारक कौन है? जुपिटर। जुपिटर। ठीक है। ग्रोथ का कारक, ध्यान रखिए जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो ग्रोथ देता है। यदि उसने अनकंट्रोल ग्रोथ दे दी किसी शरीर के ऑर्गन में तो वो कैंसर जैसी डिजीज भी दे सकता है गुरु। ठीक है। ओके। तो ग्रोथ का कारक जो है वो जुपिटर है। अपन को कभी अपन सोच ही नहीं सकते कि जुपिटर जैसे प्लैनेट, क्योंकि जुपिटर को सबसे अच्छा प्लैनेट माना गया ना वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है। तो जुपिटर जो है वो ग्रोथ का कारक होता है, वो वृद्धि करता है। यदि शरीर के किसी अंग की वृद्धि कर दिया तो वो कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकती है। इसीलिए जो मोटापा होता है उसको भी किससे जोड़ा जाता है? जुपिटर से। क्योंकि एक्स्ट्रा फैट है ना आपके शरीर में, फैट की वृद्धि है, मोटापा क्या है? एक्स्ट्रा फैट। ओबेसिटी। हाँ, ओबेसिटी। तो इसलिए इसको भी क्या किससे जोड़ा जाता है? जुपिटर से। सलाह देने का काम किससे जोड़ा जाएगा? जुपिटर। जुपिटर। ठीक है। 9th स्पिरिचुअल। हाउस में यदि आपका जुपिटर बैठा है तो आप क्या एक अच्छे सलाहकार बन सकते हैं कि नहीं?
बन सकते हैं। हाँ, क्योंकि सलाहकार का प्लैनेट जुपिटर है और हाउस कौन सा है? 9th। देखिए, दो प्रकार के सिग्निफिकेटर होते हैं, एक प्लैनेट के सिग्निफिकेटर होते हैं और एक किसके सिग्निफिकेटर होते हैं? हाउस के। तो कृष्णमूर्ति पद्धति जो वो हाउस के सिग्निफिकेटर पे बेस्ड है, और यही बीएनएन जो मेथड होती है वो प्लैनेट के सिग्निफिकेटर पे बेस्ड होती है। ठीक है, यही अंतर है दोनों में, दोनों पद्धतियों में। इसलिए आपको दोनों के सिग्निफिकेशन पता होना चाहिए। इसलिए मैंने अभी आपसे कहा था ये सिग्निफिकेटर्स हैं वो कॉमन है, ठीक है, लेकिन जो हाउस के सिग्निफिकेटर पढ़ेंगे वो केपी के लिए ही पढ़ेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये प्लैनेट के नेचर को समझना है आप। तो समझ में आया, गुरु क्या है? ज्ञान। चलिए, सोना क्या है? गोल्ड। गुरु। गुरु। और गोल्ड ज्वेलरी क्या है? शुक्र। शुक्र। ठीक है, यदि सिंपल सॉलिड गोल्ड है तो वो जुपिटर है, पीली धातु। लेकिन यदि गोल्ड के क्या है? ऑर्नामेंट्स है, वीनस। तो दे आर वीनस। तो वीनस क्या है? वैभव है, लग्जरी। लग्जरी। वीनस इज कंफर्ट, वीनस इज लग्जरी, वीनस इज मैरिज, वीनस इज रिलेशनशिप। समझ में आ रहा है? हाँ सर। वीनस इज ब्यूटी, गहने, ये सब क्या है? वीनस। वीनस आपकी वेल्थ भी बताता है। क्या बताता है? वेल्थ। ठीक है, तो वीनस को समझ गए ना आप? कहीं ना कहीं वो लग्जरी, कंफर्ट और या ऐश्वर्य वाली चीजों से रिलेटेड वीनस होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं। हाँ, मेटेरियलिस्टिक चीजें मतलब। मटेरियलिस्टिक चीजें, हाँ, जो भौतिक चीजें वही तो सुख देती है ना, उसी के पीछे तो हाँ भागते हैं। शरीर को क्या चाहिए बताओ? हाँ, सही बात। नहीं नहीं, ये तो बताओ, शरीर को दो चीजें क्या चाहिए? भौतिक सुख चाहिए सर। नहीं दादा, शरीर को जिंदा रहने के लिए दो चीजें क्या चाहिए? हवा पानी। हाँ, एक पानी चाहिए और एक फूड चाहिए। जी वो तो सर। जिंदा रहने के लिए प्राणवायु चाहिए, श्वास के लिए। शरीर का ईंधन क्या है? पानी और भोजन। हम्म। ठीक है, अब आप कैलकुलेशन करिए, दिन भर हम किन किन चीजों के लिए भागते हैं? ये दो चीज छोड़ के बाकी सारी चीजों के लिए हम दिन भर भागते हैं, दिन भर परेशान रहते हैं, और ये सोचते हैं कि हम ये पैसा किस लिए कमा लें, ये दो चीज को छोड़ के। आप कभी नहीं सोचते कि मैं फूड के लिए पैसा कमा लूं या पानी के लिए पैसा कमा लूं। ठीक है, बहुत सही बात तो कही सर। वैभव जो है वो क्या है? वीनस है। हम्म। ठीक है, हम 24 घंटे उसी के बारे में सोचते हैं। ठीक है, क्योंकि हम दुनिया में आए तो ऐसा थोड़ी खाना खा के और पानी पी के ही रह लेंगे, बाकी एक्टिविटीज भी तो हमें करनी है ना, तभी तो जीवन का चक्र चलेगा, नहीं तो ये जीवन का चक्र चलेगा कैसे? ठीक है, सही बात। चलिए नेक्स्ट इज सैटर्न। सैटर्न क्या है भाई? दुख है, पीड़ा है, आपका कर्मा क्या है? कर्म सैटर्न है। ठीक है, आपका कर्म क्या है? सैटर्न है। दुख का कारक क्या है? सैटर्न। पीड़ा का कारक सैटर्न। आपके प्रोफेशन का कारक प्लैनेट कौन है? सैटर्न। सैटर्न। ठीक है, सैटर्न जो है पीड़ा है, मिजरी है। सैटर्न इज ऑल्सो ड्यूटी। व्हाट इज ड्यूटी? द डेली जॉब दैट यू डू, हाँ, रूटीन आप, जॉब। हाँ, रूटीन। तो यदि आपका सैटर्न खराब है और यदि आपने रूटीन को अपना लिया तो आपका सैटर्न अलाइन हो जाए। राइट। तो सैटर्न इज ड्यूटी, ये बहुत बेसिक नेचर है, ध्यान रखिएगा। सैटर्न इज डिसिप्लिन। यदि आपका सैटर्न आपको अलाइन करना है, देखिए रेमेडी के बारे में लोग पूछते हैं ना, तो यही रेमेडी है, एक्चुअल रेमेडी, अलाइन करना। जो प्लैनेट 4, जैसे बच्चा रो रहा है, मम्मी ने उसको मोबाइल दे दिया, तो बच्चा क्या हो जाएगा? शांत, क्योंकि उसको तो वही चाहिए था। समझ में आ रहा? अब वो बच्चा ना तो माँ को प्रॉब्लम देगा, ना माँ बच्चे को प्रॉब्लम देगी, देगी क्या? नहीं देगी, तो दोनों अलाइन होगा। मतलब प्लैनेट जो कर्म चाहता है वो आप कर दीजिए, तो प्लैनेट भी शांत, आप भी शांत। अंडरस्टैंड? राइट सर। चलिए, यस सर। तो पीड़ा का कारक सैटर्न है। देखिए, सैटर्न जो होता है वो लिमिटेशन को तय करता है। किस चीज को तय करता है? लिमिट्स को। लिमिट्स। और किसी चीज को अनलिमिटेड करने का काम कौन करता है? राहु। कौन करता है? राहु। राहु। राहु को क्या नहीं पता है? लिमिट्स नहीं पता है। बोलते हैं ना, यदि राहु ने आपको धन दे दिया तो आपको गिनने का समय नहीं रहेगा आपके पास, आपके पास लिमिट नहीं रहेगी, इतना पैसा आएगा, इतना वैभव आएगा। ठीक है, लेकिन सैटर्न जो होता है वो कर्म कराता है, इसीलिए तो पीड़ा उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम क्या नहीं करना चाहते? कर्म।
हाँ हमने जी। जितनी इन्वेंशन की है कंफर्ट के लिए की है, जितनी भी खोजें करी हमने किसके लिए की, कंफर्ट के लिए की ना। जहां कंफर्ट आता है वहां कर्म क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक कम हो जाता है। हाथ से पंखा हिलाना, बटन दबा दिए, पंखा घूम रहा, तो हमने कर्मा को रिड्यूस कर दिया। इसीलिए पीड़ा का कारक कौन है, सैटर्न। Saturn. कर्म का कारक भी कौन है, सैटर्न। क्योंकि जब हमें कर्म करना पड़ता है तो हमें पीड़ा होने लगती है। ठीक है। सर लिमिटेशंस कैसे हुई? लिमिटेशन मतलब ये वो सैटर्न जहां प्लेस्ड है तो वो बता देता है कि आपका कर्मा क्या है, आपको क्या करना है। Pin. हाँ। अच्छा. लिमिटेशन का मतलब होता है डिसिप्लिन या ड्यूटीज। आपको पता है ये काम इतने समय में ही करना है और ऐसे ही करना है, यही तो डिसिप्लिन है ना। सर ये बोल बाउंड्रीज, सर मतलब सर बाउंड्रीज हो गई। सर बाउंड्रीज। हाँ। सर आपने कहा सैटर्न जहाँ बैठता वहाँ कर्मा, सर वो क्या पेंडिंग कर्मा को भी डिपिक्ट करता है सर? नहीं नहीं नहीं, क्या? पेंडिंग कर्मा के लिए अलग। ओके. पेंडिंग कर्मा के लिए आई थिंक राहु है। जनरली बोलते हैं आरके एक्सिस जो है पेंडिंग कर्मा को डिनोट करता है, हाँ। बट आई हर्ड लाइक सैटर्न जहाँ बैठता पोजिटेड होता है वहाँ भी आपका कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मा रहता है जिसको आपको पूरा करना पड़ता है, स्पेशली अगर सैटर्न रेट्रो है बोलते हैं। रेट्रो होता है तब हाँ पेंडिंग करना। एग्जैक्टली, हाँ। सैटर्न रेट्रो. हाँ, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है कि जो हम जैसे मैंने बोला ना कॉज ऑफ क्रिएशन सन, है ना। राइट सर. ठीक है, हमारा जन्म किस लिए हुआ है ये पता करना है तो आपको सन को एनालाइज करना पड़ेगा, तो आपको पता चल जाएगा आपका जन्म किस लिए हो। वैसे ही जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कि आपका जो पेंडिंग कर्मा है वो आई थिंक राहु बताता है, जहां वो प्लेस्ड होता है कि आपका क्या छूट गया था, इस जन्म में आप क्या पाना चाहते हैं। ठीक है। चलिए, कहाँ थे अपन, सैटर्न। सैटर्न सर. सैटर्न इज ड्यूटी, डिसिप्लिन, कर्मा। ठीक है, लेबर, एम्प्लॉय, वर्कर। समझ रहे हैं, जितने हार्ड वर्क करने वाले लोग हैं सब किस में आते हैं, सैटर्न सैटर्न के में. अंडर में आते हैं। ठीक है, लेबर हो गया, सर वर्कर जुडिशियल हो गया। सिस्टम. जुडिशियल सिस्टम देखिए, न्याय के लिए दो माने गए हैं, एक जुपिटर माना गया और एक जुपिटर भी. सैटर्न माना गया। ठीक है। न्याय का देवता बोलते हैं ना शनि को। हाँ न्याय का सर. देवता क्यों बोलते हैं शनि को, क्योंकि शनि कर्म के हिसाब से रिजल्ट देता है ना। और जो आपने कर्म किया उसी के हिसाब से आपको सजा भी मिलती है, इसीलिए उसको न्याय का देवता कहा जाता है। ठीक है। इसीलिए Yes. जब हाँ जुडिशन देखा जाता है तो सैटर्न भी देखा जाता है, जुपिटर भी देखा जाता है। फिलॉसफी का कारक भी माना गया है सैटर्न और जुपिटर दोनों को। फिलॉसफी समझते हैं ना, हाँ सर. क्या समझते हैं। Philosophy, it's related to all the emotions that you have, how you are going to portray those emotions, the internal emotions that you have हम्म, in front of the whole world or हम्म, to the society or maybe with yourself also. ये तो कठिन परिभाषा हो गई। ये I क्या think है, दूसरा मैं बताऊं, मैं वो बताऊं। है ना, आपकी representation, आपकी इमोशंस को कैसे आप बाहर रख रहे हो? देखो मैं एकदम रफ indirect लैंग्वेज, मैं आपको रफ लैंग्वेज में representation. बताता हूँ। अच्छा. ये क्या है, ये क्यों है, ये किस लिए है, मैं क्यों आया हूँ, मैंने क्यों जन्म लिया है, ये भगवान कौन है, ये भगवान कहाँ से आए, क्या इनका भी जन्म है, यही सब फिलॉसफी। समझ गए, खोज। जानना। हाँ, खोज, जानना इज फिलॉसफी। ठीक है, इसलिए खोज का प्लैनेट सैटर्न को कहा जाता है, इसलिए फिलॉसफी से जोड़ा गया। सैटर्न जो आपको गूढ़ नॉलेज देता है, गूढ़ नॉलेज समझते हैं ना, हाँ सर. अंदर तक का नॉलेज, ये सैटर्न देने का काम करता है। रफ लैंग्वेज इसलिए कहा कि जो छोटी सी भाषा होती है ना वो जल्दी समझ में आ जाती है हमें। ठीक है, चालू भाषा बोलते हैं जिसको। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज राहु। व्हाट इज राहु। मंगल इज एनर्जी, राहु भ्रम है। मंगल मैंने कहा ना, सबसे पहले समझे मंगल इज एनर्जी। ठीक है, वैसे ही राहु को एक सिंपल सी थ्योरी समझिए, राहु छाया ग्रह है और राहु क्या है, भ्रम का कारक है। ठीक है, राहु जो है भ्रम का कारक। राहु को अपनी लिमिट्स नहीं मालूम, वो हर चीज को अनलिमिटेड चाहता है। कैसा चाहता है, अनलिमिटेड. अनलिमिटेड चाहता है। इसीलिए जिद या जिद्दीपना किससे जोड़ा गया है, राहु से। अंडरस्टैंड। अनऑर्थोडॉक्स प्लैनेट कहा जाता है राहु को। ऑर्थोडॉक्स होना मतलब परंपराओं के हिसाब से चलना, अनऑर्थोडॉक्स मतलब परंपराओं से हटकर चलना। यदि नॉन आपने कन्वेंशनल। हाँ, यदि आपने देखा आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो लीक से एकदम हटके है, तो वहां राहु ने काम कर दिया अपना। इसीलिए लव मैरिज को या अदर कास्ट की मैरिज को राहु से जोड़ा जाता है। ठीक है, अदर कास्ट मतलब आप जिस कास्ट के हैं उससे हटके उसने दूसरे कास्ट में आपको शादी करने के लिए प्रमोट किया, तो इसीलिए अनऑर्थोडॉक्सी
या अपने सिस्टम से हटके किसी दूसरे सिस्टम को फॉलो करना इज राहु। ठीक है, राहु एडिक्शन देता है। क्या देता है? एडिक्शन, लत। ठीक है, आपने देखा होगा कई लोगों के प्रोफेशन कुछ एकदम ही हटके होते हैं जो हमारी सूची में ही नहीं होते, ना तो हम जिसके लिए पढ़ाई करते हैं, ना लिखाई करते हैं, ना कभी हम सोचते हैं। ऐसे प्रोफेशन कौन देता है? राहु। पैशनेटेड वाले प्रोफेशन होते हैं ना, कईयों को देखा फोटोग्राफी के लिए पागल होते हैं, तो वो पैशन उसके अंदर कहां से आया? राहु से आया। राहु क्या है? छाया ग्रह। छाया इज फोटोग्राफी। ठीक है, तो फोटोग्राफी का कारक भी कौन होता है? राहु होता है। कोई भी व्यक्ति एक अजीब सा अटपटा सा काम करे या कोई ऐसा अजीब सा प्रोफेशन करे तो वो राहु के अंडर में ही आए। ठीक है, ये ई कॉमर्स वगैरह सब? नहीं नहीं, ई कॉमर्स इज नॉट डिफरेंट थिंग। ई कॉमर्स एक अलग चीज। अनकंट्रोल्ड डिजायर, ये भी कौन देता है? राहु देता है। राहु को विदेश का भी कारक माना गया। ठीक है, राहु लत देता है, पता है ना आपको? एडिक्शन देगा। इल्यूजन देता है। क्या देता है? इल्यूजन। इल्यूजन मतलब भ्रम होता है। भ्रम। ठीक है, सफाई कर्मचारियों को किससे जोड़ा गया है? राहु से। ठीक है, मुस्लिम वर्ग को भी किससे जोड़ा जाता है? राहु। आपके दादाजी कौन है? राहु। और नाना जी कौन है? केतु। केतु। ठीक है, दादाजी इज राहु, नाना जी इज केतु। ग्रैंडफादर जो होते हैं वो ट्रबल का कारक कौन है? राहु, परेशानियों का। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है राहु के बारे में, राहु इनसिक्योरिटी देता है। क्या देता है? इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी क्या होती है? किसी चीज को असुरक्षा लेकर है। डर, है जी। असुरक्षा। किसी भी बात का डर होना। हाँ, आपको अपने अंदर किसी न किसी प्रकार का भय लगेगा। भ्रम और भय का कारक है ना। भय क्या है? भ्रम है ना। जॉब में जैसे insecurity। असुरक्षा की भावना। असुरक्षा की भावना, किसी चीज को लेकर आप इनसिक्योर फील करेंगे, तो इनसिक्योरिटी का कारक कौन है? राहु। राहु को एक चीज बहुत पसंद है, क्या? दिखावा। क्या पसंद है? दिखावा। दिखावा। जिस व्यक्ति के अंदर आपको दिखावा ज्यादा दिखे, मतलब उसका राहु क्या है? एक्टिव। राहु क्या है? एक्टिव। और जो व्यक्ति बहुत परेशान दिखे उसका भी क्या है? राहु एक्टिव। क्योंकि राहु ट्रबल का कारक है, परेशानियों का कारक है। ठीक है, जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है और वो दिखावे में विश्वास करता है तो उसका भी राहु एक्टिव है। मतलब शो राहु क्या है? दिखावा शो है, ऑफ। शो शो ऑफ। ऑफ। ठीक है, बीएनएन में कहते हैं जिस महिला का मंगल राहु के साथ हो उसका पति क्या होता है? बहुत दिखावा करता है। ठीक है, क्योंकि उसमें मंगल को पति का कारक माना गया, उसके साथ यदि राहु है। ठीक है, क्या राहु को मल्टी डायमेंशनल भी बोल सकते हैं क्या सर? अरे राहु तो गजब की चीज है, आप उसको जितना पढ़ेंगे अभी आपने जितना लिखा है उतना तो आपने कभी पढ़ा भी ना होगा, सोचा भी ना होगा। सही है सर। राहु, सैटर्न, केतु, ये जो तीन आखिरी के प्लैनेट है ना, इनको आपने जान लिया तो आपको जीवन के रहस्य मिल जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही सुंदर प्लैनेट हैं जिनको डरा डुरू के रखा गया है। चलिए, इनसिक्योरिटी समझ में आ गई, दिखावा समझ में आ गया आपको। ठीक है, मटेरियलिस्टिक डिजायर कौन देता है? राहु। राहु। मटेरियलिस्टिक डिजायर कौन देता है? राहु देता है। चलिए, अब आपसे एक सवाल करता हूं। आपका राहु मान लीजिए 8th हाउस में बैठा है, अब भी थोड़ी देर पहले पढ़ा है ना, उसको पूरा दिमाग में रखना। आपका राहु 8th हाउस में बैठा है, क्या आपको ससुराल का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं सर, है? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा मिलेगा। सर, हाँ नित्य मैडम, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल भी मिलेगा। सकता है सर। मिलेगा सर। मिलेगा। अब मैंने ये तो बताया ही नहीं अच्छा मिलेगा कि खराब मिलेगा। अब मान लीजिए अच्छा मिल रहा है तो क्या बोलेंगे आप? राहु अच्छा है। वेल अच्छा, प्लेस्ड। पॉजिटिव। और ससुराल से पट नहीं रही है तो राहु खराब। खराब है, क्योंकि ससुराल के घर में ससुराल का कारक ग्रह बैठा है। बात समझ में आ रही मेरी? तो ये कहाँ से लगेगा पता सर, वो अच्छा कुंडली से रिजल्ट दे लगेगा। रहा है? नहीं नहीं, तो वही अच्छा देगा वही तो फल मैं कि आपको बुरा बता रहा देगा? हूँ, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको राहु को चेक करना है कि आपके लिए अच्छा वर्क कर रहा है कि नहीं।
यदि मान लीजिए एर्थ हाउस से कोऑर्डिनेशन आप उसको चेक कर रहे हैं और एर्थ हाउस से कोऑर्डिनेशन आपका मान लीजिए गड़बड़, सबसे सिंपल सा फॉर्मूला बताओ ना, यदि आपको एर्थ हाउस में किसी का राहु दिखा तो आपसे सबसे पहले उससे प्रश्न करना है कि ससुराल पक्ष से आपका कैसा रिलेशनशिप है। वो बोलेगा अच्छा है, मतलब उसका राहु अच्छा है। ठीक है, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत परेशान व्यक्ति आपके सामने आया और हद से ज्यादा ही परेशान है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ट्रबल और परेशानी का कारक राहु है, मतलब उसका राहु एक्टिव है। कोई व्यक्ति आपके सामने आया बहुत ज्यादा एग्रेसिव दिख रहा है, उसका मंगल एक्टिव है। समझ में आ रही मेरी बात? मैंने इसीलिए शुरू में एक शब्द का इस्तेमाल किया था, मैं बेसिक नेचर को बता रहा हूँ प्लैनेट्स के। उन बेसिक नेचर्स को आपको दिमाग में सर्वदा रखना है, चाहे आप किसी भी विद्या का अध्ययन करें, वैदिक पढ़ें, बीएनएन पढ़ें या केपी पढ़ें, नाड़ी पढ़ें, जो भी पढ़ें। ठीक है, ये एक बेसिक नेचर है प्लैनेट्स के जो आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका बेसिक नेचर है कि आप सोएंगे, उठेंगे, खाएंगे, पानी पिएंगे, ये सब बेसिक नेचर है आपका। ठीक है, तो कुछ कुछ समझ में आया? राहु, राहु क्या है? दिखावा है, अनऑर्थोडॉक्स एक्टिविटीज है, अनकंट्रोल्ड डिजायर है, आपकी लत है, आपका एडिक्शन है, पागलपन भी देता है राहु। क्या देता है? किसी चीज को पाने का पागलपन कौन देता है? राहु। राहु। मैं हिमालय पे चढ़ के ही रहूंगा। ठीक है, ये जुनून पागलपन, हो गया मतलब। जुनून, जुनून देने का कारक कौन है? राहु। क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने कहा था राहु को अपनी लिमिट नहीं पता है। तो जुनून वाले व्यक्ति को अपनी लिमिट पता होती है क्या? उसके अंदर डर होता है क्या? नहीं होता। वो तो उस चीज को क्या चाहता है? पाना चाहता है। ठीक है, तो किसी चीज को पाने की पागलपन तक कौन देता है? राहु देता। तो थोड़ा बहुत राहु समझ में आ गया होगा आपको। तो रिसर्च राहु में आएगा क्या? आप बताओ रिसर्च क्या में? मेरे हाँ ख्याल जी से तो बिल्कुल। राहु में आएगा। हाँ, ये आगे। सब पॉजिटिव हो जाते हैं ना तो आपको उसकी चरम तक पहुंचा देंगे। समझ हम्म। गए? क्योंकि राहु पॉजिटिव, हर प्लेनेट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव होता है। यदि वो आपके लिए पॉजिटिव हो गया तो आपको उसकी चरम तक पहुंचा देगा। वेल्थ देगा तो वो उसकी चरम तक पहुंचा देगा आपको। ठीक है, क्योंकि उनको लिमिट नहीं पता ना। ठीक है, तो रिसर्च भी देगा आपको। सर एक क्वेश्चन है सर, मैं सुना कि राहु जो भी देता है परमानेंट नहीं होता, हाँ, टेम्पररी होता है, ये क्या हाँ, सही है? देखिए ये सब सब कर्मा पे डिपेंड करता है। ठीक है, कर्मा पे आपके डिपेंड करता है कि आपको कोई चीज मिली है तो वो आप उसको कैसे रेगुलेट कर रहे हैं, कैसे सेव करके रख रहे हैं। अब जैसे मुकेश अंबानी की ही बात करें, हम अपार धन है, क्या वो घर में बैठा रहता? नहीं, 24 घंटे काम करता है। ठीक है, 24 घंटे वो काम करता है। अब यदि मैं अंबानी की बात करूं तो उसका कौन सा हाउस एक्टिव होगा? 12th हाउस एक्टिव होगा, क्योंकि वो पैसे को कमा रहा है, साथ ही साथ इन्वेस्ट कर रहा है ना, दूसरे बिजनेस में, तीसरे बिजनेस में, चौथे बिजनेस में। ठीक है, तो उसने Secondary 12th होगा। हाउस को मैनेज करके रखा है। उसी प्रकार से प्लैनेट को यदि आपने मैनेज नहीं किया कर्मा से तो वो उसके इम्पैक्ट को खत्म कर देगा। ठीक है, राहु पैशन चाहता है, मान लीजिए आपका किसी चीज को लेके पैशन ही खत्म हो गया तो वो चीज गई ना आपके हाथ से। राइट। ठीक है, हाँ। चलिए, लास्ट प्लैनेट है केतु। केतु मीन्स कट। व्हाट इज केतु? केतु कटिंग इज प्लान। कट। मटेरियलिस्टिक डिजायर देने वाला प्लैनेट राहु है। तो उस मटेरियलिस्टिक चीजों से अलग करने वाला प्लैनेट कौन है? केतु। केतु। तो क्या केतु आपको अध्यात्म दे सकता है? एकदम। यस सर। यस दे सर। सकता है। स्पिरिचुअल की चरम सीमा देने वाला प्लैनेट कौन है? केतु। 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 क्योंकि वो तो काटेगा ना, किससे काटेगा? मटेरियलिस्टिक डिजायर से। जहां आइसोलेशन। भौतिक सुख सुविधाओं से हमारा मन हटा तो हम कहाँ जाते हैं? अब भैया रिटायर हो गए, थोड़ा चार धाम की यात्रा कर लें। रिटायर हो गए मतलब कि हमने जीवन के सारे काम कर लिए, मटेरियलिस्टिक डिजायर हमने अधिकांशतः पूरी कर ली। ठीक है, तभी तो हमारा दिमाग अध्यात्म की तरफ जाने लगता है ना। अरे अब 60 के हो गए, अब ये कर लें, अब 65 के हो गए, अब ये कर लें। क्योंकि केतु ने क्या कर दिया? आपको उन सारी चीजों से कट कर दिया। तो केतु का काम है कट करना। केतु मोक्ष देता है, अध्यात्म देता है। ठीक है, योगी तो बनाता फिर है आप। सर इसको अशुभ ग्रह क्यों गिनते हैं? नो, देखो, नो प्लैनेट इज अशुभ, नो प्लैनेट इज शुभ। अच्छा। सिंपल सा फंडा है। आप अनंत जी, हो सकता है आप अपनी पत्नी के लिए बहुत अच्छे हो, हम्म। पड़ोसी के लिए खराब हो। तो आप अच्छे हैं कि खराब है? नहीं, राहु को जैसे जनरली खराब ही कहा जाता है। हाँ, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि तो कोई भी प्लेनेट खराब नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं है। वो आपके, जैसे मैंने अभी गुरु बताया है, तो जो वैदिक करते हैं उनको मालूम है गुरु से अच्छा ग्रह कोई है ही नहीं वैदिक में। गुरु हम्म, की दृष्टि को क्या माना गया? कौन है वैदिक और वाला?
गुरु की ऑस्पिशियस दृष्टि को शुभ गुरु की माना गया, दृष्टि को शुभ, प्लेसमेंट जहाँ को बैठता है उसको खराब करता है, उस उसको गुरु उस खराब हाउस को। हाँ, गुरु की दृष्टि को अमृत तुल्य माना गया। माना गया। हम्म इससे बड़ा शब्द मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। ऑस्पिशियस माना गया हाँ, मतलब। लेकिन गुरु जो है ग्रोथ का कारक है। मैंने बताया ना, कैंसर जैसी डिजीज भी दे सकता है। तो कैंसर डिजीज देने वाला प्लैनेट क्या हमारे लिए अच्छा होगा? नहीं होगा। तो नो प्लैनेट इज मैलेफिक, नो प्लैनेट इज बेनिफिक। ठीक है, Right. कोई भी प्लैनेट अच्छा नहीं, कोई भी प्लैनेट खराब नहीं। आपको कर्मा के हिसाब से क्या मिला है, क्या करना है, वो सब चीजें आप पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब बचपन में आप अपने बच्चे की पिटाई कर रहे हैं तो वो आपकी नजर में क्या है? पापा अरे खराब है पापा मम्मी तो दे नहीं सर, देती। ये जैसे हाँ। एक तो मेटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए आप कह रहे हैं कि उसके लिए दौड़ाता है राहु, हम्म और आप ये कह रहे हैं कि ये आध्यात्मिक उसके लिए दौड़ाता है केतु। केतु का काम है कट करना। तो किस चीज से कट करना? मटेरियलिस्टिक चीजों से कट करना। मतलब टुवर्ड्स आध्यात्म ले जाना। हाँ, तो फिर ये तो जितना ज्यादा आप भौतिकता से अलग होंगे तो किसकी तरफ जाएंगे? बताओ कौन सा ऑप्शन है? आध्यात्म की तरफ जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है। तो और सर लेकिन ये अध्यात्म से दूर कौन सी चीज करती है? मैं भौतिक चीजें करती। लेकिन ये दोनों है तो एक ही चीज। क्या एक ही चीज? मतलब ये राहु केतु है तो मतलब बेसिकली एक ही इसीलिए तो वो। 180 डिग्री के एंगल एक्सेस पे होते हैं ना ये। हम्म ठीक है, 180 डिग्री के एक्सेस पे होते हैं इसीलिए। ठीक है, चलिए। आपको योगी बनाने का काम, फकीर बनाने का काम कौन करेगा? केतु। मोक्ष कौन देगा? केतु। केतु। अध्यात्म की चरम सीमा पे कौन ले जाएगा? केतु। केतु। केतु इज रूट्स, जड़ है। जड़। ठीक है, यदि आप गार्डनिंग करते हैं तो केतु आपका अलाइन होता है। ओके, नुकीले औजार भी केतु में आते हैं। हाँ बुध जी, या केतु? क्या चीज? गार्डनिंग में बुध अच्छा होता है या केतु अच्छा होता बुद्ध को एक्चुअल में पेड़ पौधे से जोड़ा जाता है। है? ठीक है, हरियाली से, पेड़ पौधे से जोड़ा जाता है ना। रूट्स की बात कर रहे हैं ना। तो यदि गार्डनिंग में क्या होता है, हम देखा होगा खोदते हैं, यस। है ना, जड़ों में मिट्टी रखना, पानी मतलब देना। पेड़ की जड़ जो है वो केतु है। हाँ, जड़ जो है केतु है। तो आपकी सर जड़ अगर क्या है? केतु है। ठीक है, सर अगर हाँ केतु जो है 8th हाउस में हो तो क्या हाँ। रिजल्ट देगा सर? नहीं देखिए, अभी अपन ऐसा प्लेनेट की प्लेसमेंट के हिसाब से रिजल्ट नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम प्लेनेट के नेचर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब वो आएगा तो अपन बताएंगे उसको। सर ये एडिक्शंस जो होता है वो केतु देता है या राहु नहीं देगा नहीं, सर? एडिक्शन क्या है? मेटेरियलिस्टिक डिजायर है ना नहीं वो। नहीं 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 सर, जो लाइक पब्लिक जो है सिगरेट पीते हैं या जो भी है, हाँ हाँ, राहु। सो नशा। वो नशा जो नशा करते हैं वो या केतु धुआं। है। हाँ। नहीं, नशा या धुआं या स्मोक, वो राहु। राहु। ठीक है, नशा है, धुआं है, जहां पर भी ये सारी चीजें आती, नशीली चीजें आती हैं, अल्कोहल स्मगलिंग। भी सर राहु है ना? स्मगलिंग भी राहु देता है। सर जेल भी राहु देता है। हाँ बताइए। सर ये अभी किसी ने जैसे बीच में बताया था कि हम्म, वो आपने जहाँ दृष्टि पड़ती है वो अमृत हो जाती है गुरु की, हाँ हाँ। और जहाँ बैठता है वो कह रहे हैं कि नुकसान करता है। वो क्या फंडा है सर? ये देखिए, वैदिक की भाषा में ऐसा कहा कारको जाता है, भाव वैदिक की मेथोडोलॉजी है कि जुपिटर जहां बैठता है वहां वो जो फल दे ना दे, लेकिन उसकी जहां पांचवी दृष्टि होती है और जहां नौवीं दृष्टि होती है वो अमृत तुल्य मानी गई है। क्यों मानी गई है? क्योंकि पांचवा घर जो है वो क्या है नित्य जी? पांचवा घर हमारे पास्ट कर्म है। पास्ट कर्मा है। और नाइन्थ हाउस क्या है? आज के भाग्य। कर्मा है, भाग्य है आपका। पास्ट कर्मा इज फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस इज आपका भाग्य। ठीक है, पास्ट कर्म के हिसाब से आपको क्या मिलेगा वो डिसाइडेड है। ठीक है, इसको प्रारब्ध कहा जाता है। ठीक है, नहीं तो प्रारब्ध जहाँ कहलाता है। बैठता है वहां नुकसान क्यों करता है सर? देखिए ये, नहीं नुकसान क्यों नहीं करता, ये मेथडोलॉजी है कि किस अ, प्लैनेट को कैसे पढ़ना। जैसे सर शनि जहां सर बैठता ये है। ये 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 बोलते क्या है जुपिटर सर? को कारको हम भावना शायद बोला नहीं जाता है। नहीं नहीं नहीं, वो तो डिपेंड करता है कि कहाँ बैठा हुआ हाँ आपका। हाँ अगर जुपिटर का नक्षत्र इसमें राशि में बैठा हुआ तब। हाँ हाँ, लेकिन इसमें हम लोग जो पढ़े थे सर, बोला जाता ये है कि लेट्स से जुपिटर, हम्म, जुपिटर एक ऐसा होता है जो कि दूसरों को देखता है। सो जब आप जब दूसरे को देखने लग जाते हैं तो हम्म, आप अपने इंस्टेंट फैमिली और के जो इंस्टेंट है हम्म, उनको देखना भूल जाते हैं, उनको इग्नोर करने लग जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जुपिटर जहाँ बैठा है हम्म, उस घर का जो है वो नाश करता है, और जहाँ दृष्टि जो है हाँ हाँ वो हाँ, ज्यादा बेनिफिशियल होता है बोलते हैं। बेनिफिशियल होती है। और एक आपने लोकल कहावत भी देखी होगी ना, टीचर का बच्चा गधा निकलता है। हाँ एग्जैक्टली सर, ये ऐसा यही हंड्रेड रीजन परसेंट नहीं है नहीं होता बट लेकिन है। मोस्टली।
अच्छा, आपने एक नाम सुना होगा द्रोणाचार्य, हाँ सर। यस सर। कहाँ सुना है? महाभारत महाभारत में किसके गुरु थे? इनके पांडवों के। पांडवों के। पांडवों में सबसे अच्छा कौन अर्जुन। था? अर्जुन अर्जुन अर्जुन। अर्जुन। लेकिन द्रोणाचार्य को आप उनके लड़के के लिए नहीं जानते, अश्वत्थामा के लिए नहीं जानते, राइट। अश्वत्थामा के लिए नहीं जानते, लेकिन ये लोग बोलेंगे अर्जुन को इतना अच्छा धनुर्धर किसने बनाया, तो आप एक लाइन में बोल देंगे द्रोणाचार्य। राइट सर। समझ रहे हैं आप? गुरु के रिजल्ट मतलब वहां सर नहीं मिलेंगे आपको जहां वो बैठा है, लेकिन जहां उसकी दृष्टि है वो राइट तो सर। तर गया। ठीक है। मतलब वो एक तरीके से वो दीपक के तले अंधेरा वाला सिस्टम हो गया। हाँ मेरी एग्जैक्टली सर। मेरी पत्नी पीछे पड़ी, मेरे को एस्ट्रोलॉजी सिखा दो, मैं मना कर देता हूँ। ठीक है। और आप सबको फीस ले लेके सिखा रहा हूँ। ठीक है। सही है, सही है, सही है। ठीक है। तो गुरु को ऐसा माना गया है, वो एक इसीलिए क्या है, वो सब फंडे बनाए गए हैं किसको, जैसे शनि के बारे में कहा जाता है, शनि के बारे में क्या नहीं तो कहते हैं सर भैया? अगर कहाँ? अगर वो भी शिष्य बन जाएंगे आपके तब तो सीख जाएंगे ना। हाँ वो तो है, शिष्य बन जाएंगे तो सब। पत्नी का डेजिग्नेशन साइड में, एक बार शिष्य का डेजिग्नेशन ले लेंगे तो शायद ग्रहण हो जाए। हाँ नहीं, मैंने एक वो लोकल कहावत के हिसाब से बताया ना, अपन लोग बोलते थे ना टीचर का बच्चा पढ़ ही नहीं पाता। वैसी ही हालत है। स्टूडेंट तो चलिए। बनना ही पड़ेगा सर, सीखना है तो। हाँ चलिए, तो केतु समझ में आएगा ना, केतु क्या है? अध्यात्म है, मोक्ष है। ठीक है। आयुर्वेद को भी केतु से जोड़ा जाता है। ठीक है। केतु इंट्रोवर्ट बनाता है, इंट्रोवर्ट समझते हैं? हाँ सर। हम्म। कम हाँ दूसरों से जो ज्यादा नहीं बातचीत करते हैं या हाँ, फिर आत्म, अपनी तरफ, अपनी तरफ झुकाव, अपनी सेल्फ तरफ एनालिसिस। इंट्रोवर्ट, इंट्रो। है ना? एकाकीपन। हाँ। इंट्यूशन पावर देता है केतु। यस सर। शुरू में बताया था मैंने आपको, राहु के पास दिमाग है, केतु के पास दिल है। दिल है। इंट्यूशन पावर, इंट्यूशन पावर कौन देता है? केतु। जिसका केतु अच्छा होगा उसका इंट्यूशन पावर क्या होगा? अच्छा होगा। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक नेचर्स थे किसके? प्लैनेट्स के, जो मैंने आपको प्लैनेट्स। बताया। यदि आप इतना भी समझ लेते हैं तो प्लैनेट को आप कई हद तक समझ सकते हैं। कभी भी कोई भी सिग्निफिकेटर आएगा आपके सामने तो आप उसको इजिली कैचअप कर सकते कि हाँ सर ने ये बताया था, तो इससे इससे कोरिलेट करेंगे तो हाँ ये है। तो ये ठीक है आपको सर। अदर सिग्निफिकेटर याद करने में आपकी मदद करेगा। ठीक है सर। ठीक है। तो ये आज की क्लास थी आपकी।